हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट को देख चुके थे, आज हमारा जो सीरीज चल रही है इतिहास की, जहां से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं और हमारा पहला पार्ट आपके लिए हो चुका है। आज हम दूसरे पार्ट की आज हम बात करेंगे, तो आप देख लीजिएगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं क्या रहता है आज का ब्यौरा हमारा प्रश्नों का। राइट हो गया हमारा। देखिएगा कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो हमें गलत विकल्प का चयन करना है। इसको याद रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा कि इसमें लिखा आखिर क्या है। तो गलत विकल्प का यहाँ से हमें चयन करना है। गिरोल्ड अंगियार को उड़ीसा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1932 में गोलकुंडा के बंदरगांव से होने वाले व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया था। पॉइंट 3 है, सर थॉमस रो को 18 सितंबर 1615 को अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचे थे और 1608 में हेक्टर नामक पहला अंग्रेज जहाज है जो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया था, जो सूरत बंदरगाह पे क्या करा था, पहुंचा था। इस तरह हमारा चलते हैं, देखते हैं गलत प्रश्न कौन सा है। तो गेरोल्ड अंगियार ने आपके उड़ीसा का वास्तविक संस्थापक ना होकर आपके बंबई के वास्तविक संस्थापक थे। तो बंबई की स्थापना किसने करी थी? तो बंबई की स्थापना करी थी गेरोल्ड अंगियार ने। और यहीं से अगर हम बड़े शहरों की बात करते हैं कि बड़े शहरों में हमारा बंबई जो हो गया, उसकी स्थापना गेरोल्ड अंगियार ने की है। और उसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें, जैसे कोलकाता की बात करते हैं, तो कोलकाता का जो वास्तविक संस्थापक है उसे हम कहते हैं जॉब चार्नक। तो जॉब चार्नक को हम कोलकाता का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है। दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, तो दिल्ली के जो वास्तविक संस्थापक हैं हमारे, वो क्या है आपके अंगनपाल। अंगनपाल को हम दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अगर प्रश्न बनता है कि हमारा दिल्ली की सबसे पहली रचना किस ग्रंथ में की गई, तो दिल्ली की सबसे पहली रचना पृथ्वीराज रासो में की गई थी, जो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया था। जो पृथ्वीराज तृतीय तृतीय जो हमारे हैं, उनकी जो भी विजय हैं, जो भी पराजय हैं, उन सभी का क्या किया गया, उसमें विवरण दिया गया। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध हो गया, तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया, तो तराइन की द्वितीय युद्ध में क्या होगी, पृथ्वीराज चौहान की क्या होगी, पराजय होगी। तो सभी का विवरण दिया है। प्रश्न हमारा पहला ही गलत हो गया, तो शायद आपका सही आंसर क्या होगा, गलत पूछा है, तो राइट आंसर हमारा होगा पहला। उसके बाद हम देख लेते हैं 1632 में गोलकुंडा के बंदरगाह से होने वाला व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि 1632 में हो गया था। 1632 में अगर हम बात करेंगे, तो 1632 से बात करते हैं, तो इस समय जो राजा थे वो कौन थे, यानी कि गोलकुंडा के संस्थापक जो थे वो कौन थे, अली कुतुब शाह। अली कुतुब शाह क्या थे, गोलकुंडा के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा यहाँ से गोलकुंडा का संस्थापक कौन था, तो अली कुतुब शाह गोलकुंडा के संस्थापक थे। गोलकुंडा की जो स्थापना हुई थी वो काकतीय वंश के द्वारा हुई थी। तो 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासक अली कुतुब शाह ने क्या करी थी, स्थापना करी थी। सर थॉमस रो ने को 18 सितंबर 1615 में अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के दूत में सूरत पहुंचे थे। तो जहांगीर के समय में भारत आए थे। जहांगीर के समय भारत आने वाले दूसरे अंग्रेज थे और ये सूरत पहुंचे थे, लेकिन जहांगीर से इनकी मुलाकात कहां पर हुई, अजमेर में हुई। और 1608 में हेक्टर नामक पहला अंग्रेज जो जहाज था, हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया था, सूरत पहुंचा था, लेकिन इनसे जो इनकी जो मुलाकात हुई थी वो कहां पर हुई थी, आपके आगरा में हुई थी। तो याद रखिएगा, दोनों जब भारत में पहला अंग्रेज जो जहांगीर के शासनकाल में आया था, विलियम हॉकिंस था, जिनकी मुलाकात आगरा में हुई। और दूसरे जो थे सर थॉमस रो थे, जिनकी मुलाकात आपके अजमेर में हुई थी, लेकिन पहुंचे कहां थे, सूरत थे। तो इस तरह अगर पहले आंसर की हम बात करेंगे, तो पहला प्रश्न हमारा सही क्या बनता है, यानी कि गेरोल्ड अंगियार ने उड़ीसा का संस्थापक ना होकर किसके संस्थापक थे, आपके बंबई के थे। हमने यहाँ से कोलकाता के भी संस्थापक देखे और दिल्ली के भी आपके संस्थापक देखे, लेकिन दिल्ली को जो डिजाइन किया था वो किसने किया था, वो एडवर्ड लुटियास ने दिल्ली को डिजाइन किया था। तो इस तरह हमारा पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न है कि 1765 में हुए बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को प्रतिवर्ष कितने रुपए देना स्वीकार किया था। तो अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को कितने रुपए देना यहाँ से स्वीकार किया था, ये प्रश्न है हमारा यहाँ से। तो देखते हैं, ऑप्शन है आपके 22 लाख, 24 लाख, 26 लाख और 28 लाख। इस तरह हमारा आंसर है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे बक्सर के युद्ध की। तो बक्सर का युद्ध अगर हम यहाँ से देखते हैं,
तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को आपके बक्सर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ क्या थे, आपके नवाब थे। तो बंगाल का नवाब था, इसमें बंगाल के एक नवाब थे। उसके बाद में इसमें अवध के नवाब शामिल हुए, अवध का नवाब आ गए। और उसके बाद अगर यहां से बात करेंगे तो मुगल बादशाह भी क्या होगा, इसमें शामिल हो गए। तो मुगल बादशाह भी शामिल थे। तो जब बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये क्या थे, मुगल बादशाह थे। और शाह शुजा कौन था, शुजाउद्दौला कौन था, यानी कि ये अवध के नवाब थे। और मीर कासिम की अगर हम यहां से बात करेंगे तो मीर कासिम क्या थे, यहाँ के बंगाल के नवाब थे। और इधर जो सेना थी वो किसकी थी, मुनरो के नेतृत्व में थी। तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में थी इधर सेना। जीते कौन, तो यहां से बक्सर के युद्ध में जीते आपके अंग्रेज, और इन तीनों को क्या किया, हरा दिया। तो बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें क्या हुई थी, इसके अकॉर्डिंग एक संधि हुई थी जिसे हमने कहा इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो अंग्रेजों के मध्य और मुगल बादशाहों के मध्य हुई थी, जिसकी अगर हम डेट की बात करेंगे 1765 में। इस संधि के तहत कुल मिला के 11 उपबंध किए गए थे, यानी कि 11 उपबंध किए गए थे इस संधि के तहत। और बताया गया था कि जो मुगल बादशाह होगा उसको प्रतिवर्ष, इसमें एक उपबंध भी था कि उसको क्या करा जाएगा, प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो इसी टाइप से एक युद्ध है आपके प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर हमें देखिए प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव रख दी गई, यानी कि प्लासी का जब युद्ध हुआ था 1757 को, तो ब्रिटिश प्रशासन की नींव रख गई और भारत किसका गुलाम होने लगा था, ब्रिटिशों का गुलाम होने लगा था। उसके बाद युद्ध हुआ बक्सर का, तब पूरी तरह से संपूर्ण सत्ता किसमें निहित होगी, ब्रिटिश साम्राज्य में निहित होगी। तो देखिएगा उसके 100 वर्षों के बाद 1857 की क्रांति होती है, टोटल 100 वर्षों के बाद। और 1947 के बाद भारत क्या होता है, आजाद होता है। तो लगभग में 190 साल भारत के जो इतिहास था, भारत पर जो इतिहास किसका बनता है, तो 190 वर्षों तक जो कब्जा करने वाली शक्ति थी भारत पर वो क्या थी, ब्रिटिश साम्राज्य ने 190 वर्षों तक कब्जा किया था। यानी कि प्लासी का युद्ध हो गया, 1857 क्रांति हो गई, 1847 में स्वतंत्र हो गया भारत आपके पूरी तरह से यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, 26 लाख हमारा क्या होगा, आंसर होगा, राइट आंसर। कह रहे 1740 में सरफराज खां को पदस्थ करके निम्नलिखित में कौन बंगाल का नवाब बना था। तो सरफराज लिखा हुआ है आपका, प्रश्न है कि सरफराज खां को पराजित करके कौन शासक बना था। तो ग्रीमिया का युद्ध हुआ था आपके, रिया का युद्ध हुआ था 1740 में, और उसमें ये हार गया था कौन, सरफराज खान। और इसको हरा दिए थे कौन, आपके अलीवर्दी खां। तो शासक कौन बने, अलीवर्दी खां शासक बने। अलीवर्दी खां का जो शासन काल था वो 1740 से लेकर 1756 तक था। और इनकी जो मृत्यु थी वो किससे हुई थी, आपकी पेचिस से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो पेचिस के कारण इनको क्या हो गया था, मृत्यु इनकी हो गई थी पेचिस के कारण। अगर अली कुली खां की बात करेंगे तो बंगाल का नवाब किसे कहते हैं हम, तो बंगाल का संस्थापक कहते हैं मुर्शिद कुली खां को। हम बंगाल का संस्थापक कहते हैं मुर्शिद कुली खां को। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां आपके बंगाल के संस्थापक थे। और सरफराज खां की मृत्यु के बाद जो बंगाल का जो शासक बना था वो कौन बना था, अलीवर्दी खां बना था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो किसके कारण हुई थी, वो पेचिस के कारण क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु यहां से हो गई थी। यहां से अगर देखेंगे कि अवध का संस्थापक कौन था, तो अवध का संस्थापक आपके क्या था, शहादत खां। शहादत खां अवध के संस्थापक थे। इन्होंने क्या करा था, विष पी लिया था। तो जहर के कारण किसकी मृत्यु हुई, तो जहर पीने के कारण आपके शहादत खां की मृत्यु हुई। इन्हें अवध का नवाब कहते हैं। और लखनऊ को ही प्राचीन समय में अवध के नाम से जानते थे। लेकिन लखनऊ की जो स्थापना है वो किसने करी थी, तो लखनऊ की स्थापना आसफउद्दौला के द्वारा की गई थी। आसफउद्दौला के द्वारा लखनऊ की स्थापना की गई थी। यहां से ध्यान रखिएगा
तो सरफराज खां के बाद जो शासक बना था वो कौन बना था? अली वर्दी खां सरफराज खां के बाद में शासक हमारा बना था। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये हमको बताना है। शिशु हत्या निवारण अधिनियम 1802 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। सती प्रथा अधिनियम 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक व दो दोनों सही है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। इस तरह हमारा ऑप्शन बनते हैं। तो देखते हैं क्या होता है हमारा। कह रहे हैं शिशु हत्या निवारण अधिनियम 1802 को गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली तो के दौरान लागू किया गया था, नहीं। तो शिशु हत्या जो निवारण जो अधिनियम था, अगर हम बात करेंगे शिशु हत्या निवारण जो अधिनियम था वो 1870 में आया था। अगर 1870 की बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली तो नहीं होंगे यहां पर होंगे लॉर्ड म्यू। तो लॉर्ड म्यू का शासनकाल था हमारा यहां से। तो लॉर्ड म्यू ने जो शासन किया था वो 1869 से लेके 1872 तक किया था। तो लॉर्ड म्यू के समय में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट, भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। और जनगणना किसके समय में हुई थी? 1872 में। तो पहली जनगणना जो हुई थी भारत में वो लॉर्ड म्यू के शासनकाल में हुई थी इस पे। और उसके बाद 1881 में नियमित रूप से जनगणना हुई थी जो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु थी वो शेर अली ने कर दी थी। इनकी हत्या किसने कर दी थी? शेर अली ने। तो इनसे एक प्रश्न भी बनता है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो लॉर्ड म्यू एक ऐसा वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो शिशु हत्या निवारण अधिनियम की अगर बात करेंगे तो 1870 में आया था। और किसके समय में आया था? लॉर्ड म्यू के समय में आया था हमारा अधिनियम। उसके बाद है कि सती प्रथा, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो देखिएगा ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और आपका केवल एक, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो देख लेते हैं इसमें कि सती प्रथा जो निषेध अधिनियम था 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया 4 दिसंबर 1829 को। 4 दिसंबर 1829 को नियम नंबर 17 बनाकर पूरी तरह से सती प्रथा को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। अब यहां से पूरी तरह सती प्रथा प्रतिबंधित हुई तो इसमें भारत के भी सहयोगी थे जिन्हें हम कहते हैं राजा राम मोहन राय। तो सबसे बड़ा जो योगदान था वो किसका था? राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा योगदान था। किसके बीच में योगदान था? तो राजा राम मोहन राय का सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में सबसे बड़ा योगदान था। कैसे करा था कि इनकी जो भाभी थी उनको सती, इनके भाई की जब मृत्यु आती है तो उनकी भाभी अलका मंजरी को सती होना पड़ता था। तो इसलिए इन्होंने क्या करा? सती प्रथा को विलियम बेंटिक की सहायता से 4 दिसंबर 1829 में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। सती प्रथा क्या होती थी? यानी किसी महिला की अगर पति की मृत्यु आती थी तो उसकी चिता पर बैठाकर उसको जिंदा जला दिया जाता था। ये सती प्रथा। देखिएगा कि कितनी भयानक स्थिति रही होगी 4 दिसंबर 1829 से पहले की, यानी कि बहुत पुरानी हमारी घटना नहीं है, 300 साल वर्षों की ही पुरानी घटना है। तो इससे पहले देखिएगा कितनी भयानक स्थिति यानी कि दर्दनाक स्थिति रही होगी महिलाओं के प्रति सती प्रथा को लेकर, ठीक है। तो यहां से प्रतिबंधित कर दिया। अगर प्रश्न बनता है कि सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य कहां से मिला है, तो एरन अभिलेख से सती प्रथा का सबसे पहले साक्ष्य मिला था। तो एरन अभिलेख में किस राजा का उल्लेख किया गया है? तो एरन अभिलेख में यानी कि भानुगुप्त का एक एरन अभिलेख है, उसमें सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है हमको। 4 दिसंबर 1829 से पूरी तरह से भारत में सती प्रथा को क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया था यहां से। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कौन सा समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज एक ऐसा समाज था जिसमें सभी धर्मों को क्या थी? मान्यता थी, यानी किसी भी धर्म के लोग जा सकते थे। इससे पहले इबादत खाना जब 1575 में इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था, उसके बाद कोई ऐसा स्थल नहीं बना कि जिसमें सभी धर्मों के लोग जा सके और सभी धर्मों
के लोगों को एक साथ प्राथमिकता दी जाएगी, तो 1575 में इबादत खाना बनवाया था। अब 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था और 1582 में दोबारा से इबादत खाने को फिर से क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था। उसके बाद जब ब्रह्म समाज की स्थापना जब राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है, तो उसमें सभी धर्मों को संरक्षण भी प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा ही 4 दिसंबर 1829 में एक तो वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अगर हम बात करेंगे उसके बाद में राजा राम मोहन राय ने पूरी तरह से सती प्रथा को क्या कर दिया, बंद कर दिया। इस तरह सेकंड आंसर हमारा सही होगा और केवल 2 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, केवल 2। शिशु निवारण आप याद रखिएगा 1870 में आया था लॉर्ड म्यू के शासनकाल में, और लॉर्ड म्यू के शासनकाल में पहली जनगणना भी हुई थी हमारी। मौर्य शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कर पहरेदार कर हुआ था? बलि कर, निर्णय कर, चोर राजस्व या विविध कर? अगर हम बात करेंगे तो मौर्य काल में जो सबसे प्रमुख राजस्व निर्धारित होता था उसमें क्या होता था, भूमि कर। तो भूमि कर से सबसे ज्यादा आय होती थी राज्य को। अब मौर्य काल की बात करेंगे तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो मकबरा है वो किसका बना है, लकड़ी का बना हुआ है आपके चंद्रगुप्त मौर्य का मकबरा। तो जो बलि जो कर था वो कैसा कर था, तो बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। बलि आपका धार्मिक कर था, ठीक है, तो धार्मिक कर था। निर्णय जो था वो क्या था, नगद कर था। और चोर रज्जु जो कर था वो कैसा था, पहरेदारों से लिया जाता था, उसे चोर रज्जु कर कहते थे हम, ठीक है। अगर विविध की बात करेंगे तो क्या था, चारण कर था, ठीक है, ये क्या था, चारण कर था। तो याद रखिएगा बलि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, एक धार्मिक कर था, मौर्य काल की कोई शब्दावली रही है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है हमको। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1850 में गलत, ठीक है। 1850 में कोलकाता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने थे। मुदकी का युद्ध 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के मध्य हुआ था। महादेव देसाई, नरहरि पारेख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1917 में चंपारण आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करेंगे तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1850 में कोलकाता के प्राचार्य बने थे। बिल्कुल आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बने थे प्राचार्य। और कोलकाता की स्थापना किसने करी थी, तो जॉब चारनाक ने क्या करी थी, कोलकाता की स्थापना की थी, जॉब चारनाक ने। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इन्होंने अपने जीवन में 2 चीजों का बहुत विरोध किया, एक तो बहुविवाह और एक बाल विवाह। पूरी तरह से इन्होंने क्या करा, अपने जीवन में प्रयत्न करे कि इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। लेकिन इन्होंने जो सबसे ज्यादा योगदान दिया है वो हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पर दिया था, यानी कि विधवा महिलाएं पुनः से विवाह कर सकती थी। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ था, पारित किया गया था। जो किसने शुरू किया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था, ठीक है। और अगर दूसरे की बात करेंगे, मुदकी का युद्ध 1845, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी, तो भारत में आई थी 31 दिसंबर 1600 में। उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो उस समय मुगल बादशाह आपके अकबर थे। और सिख साम्राज्य के बीच हुआ, तो सिख साम्राज्य की बात भी हमने करी थी। सिख साम्राज्य के जो पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1569 को तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, जिनका गुरुद्वारा करतारपुर आपके पाकिस्तान में है। जो उन्होंने पैदल यात्रा करी थी पूरे भारत में, उसको उदासी के नाम से जाना जाता है। तो सिख समुदाय में जो हमें खाना मिलता है, मुफ्त में खाना जो मिलता है, इसे हम लंगर व्यवस्था कहते हैं, उसकी शुरुआत भी गुरु नानक देव ने ही की थी। तो महादेव देसाई, नरहरि पारेख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1917 के चंपारण से जुड़े हुए थे। चंपारण कहाँ पर है आपके, चंपारण आपके बिहार में है। तो बिल्कुल इसी से जुड़े हुए थे, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा कि 1 2 3 पूछ रहा है, इनमें से कौन सा गलत है, तो गलत इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है आपका, ठीक है। तो चंपारण जो था, इसमें इसको गांधी जी ने भी आमंत्रित किए थे। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित करा था। तो चंपारण के लिए क्यों था चंपारण,
तो चंपारण नील की खेती को लेके हुआ था। इसमें गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया था नील खेती को लेके। तो नील की खेती को लेकर गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया था। किसने आमंत्रित किया था? चंपारण के थे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। फिर एक समिति जिसे बाद में निदेशक मंडल के नाम से जाना गया, एक सदस्य के अलावा कितने सदस्य थे? तो एक सदस्य के अलावा एक सदस्य था, एक उपनिदेशक था, और उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें टोटल मिला के कितने सदस्य थे आपके? 24 सदस्य रहे थे। और एक समिति जिसे निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना गया था, इसके निदेशक के अलावा कितने सदस्य थे? तो निदेशक के अलावा उसमें 24 सदस्य थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को भारत में स्टैब्लिश हुई थी। उस समय जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? आपके अकबर उस समय मुगल बादशाह थे। फिर निम्नलिखित में से किसने 1870 में कोलकाता में गठित भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी, या महादेव गोविंद रानाडे ने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे को हम महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। और महादेव रानाडे जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। यानी कि स्टेज देखो बनाते हैं महात्मा गांधी। सबसे पहले महात्मा गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी 1905 में। उसके बाद इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो रानाडे थे, यानी कि महादेव रानाडे। तो याद रखिएगा, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो महादेव रानाडे इनके राजनीतिक गुरु थे। राइट। तो यहां से अगर हम बात करेंगे केशव चंद्र सेन ने की थी क्या? तो 1870 में कोलकाता में गठित भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने करी थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो भाई थे, उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और अभी हमने पढ़े कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पर विशेष बल दिया था और बहु विवाह को क्या करा था? प्रतिबंधित किया था। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हुआ? केशव चंद्र सेन हमारा आंसर हुआ। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते? तो एमजी रानाडे को क्या कहते? महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, यानी कि गलत विकल्प की चर्चा करती है? तो देखिएगा, अजीतनाथ गज हो गया, संभवनाथ आपका अश्व हो गया, अभिनंदन नाथ आपके बानर हो गए, और श्रेया संस्कार आपके बारह हो गया। ठीक है। तो ये तीर्थकर है, यानी कि ये जैन धर्म की बात की जा रही है। तो जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करेंगे, जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो कौन है? आपके ऋषभदेव। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और इसमें कुल मिला के आपके 24 तीर्थकर थे। इसमें 24वें जो तीर्थकर हैं जिन्हें क्या कहते हैं? हम महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। तो महावीर स्वामी के नाम से हम जानते हैं, जिसमें कुल 24 तीर्थकर हैं। जैन धर्म की बात हम यहाँ से करते हैं। तो उसमें कुल मिला के कितने तीर्थकर हैं? आपके 24 तीर्थकर हैं। 24वां तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी है। और इसी तरह हम देखेंगे कि आपकी जो प्रतीक है, यानी कि अजीतनाथ का गज है, गज मतलब हाथी आपका है, संभवनाथ का अश्व है, ये भी ठीक है हमारा, अभिनंदन नाथ का बानर है, ये भी ठीक है, और श्रेयसानाथ का जो है वो आपके 12 ना होकर क्या है? आपका गैंडा है। तो यही हमारा क्या होगा? गलत होगा। तो आप याद रखिएगा, ये ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे आते हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन हमको करना है। तो गलत हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो जैन धर्म में किसके अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं? आपके जैन धर्म। तो अल्पसंख्यक में जैन धर्म को 2014 में जोड़ा गया था। उससे पहले आपके जो थे वो आपके 5 अल्पसंख्यक थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी। जैन धर्म को 2014 में जोड़कर 6 आपके टोटल मत हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यक के श्रेणी में आ चुके हैं। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आपके ऋषभदेव जैन धर्म के क्या थे? यहाँ से प्रवर्तक थे हमारे। अधोमुखी निष्पादन का सिद्धांत भारत के उपनिवेशिक काल में किस क्षेत्र से संबंधित था? कृषि से संबंधित था,
शिक्षा से संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित है, या भू राजस्व से संबंधित था। तो भू राजस्व की शुरुआत जो करी गई थी वो शेरशाह सूरी के समय में करी गई थी, यानी कि काबुलियत व पट्टा व्यवस्था की शुरुआत भू राजस्व से संबंधित थी, शेरशाह सूरी ने करी थी। उसके बाद अकबर ने शेरशाह सूरी की नीतियों को अपनाया था और उसने आयने दहसाला पद्धति या जाप्ती पद्धति की शुरुआत भी कर दी थी। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त भी भूमि सुधार को लेकर हुआ था, जो 1793 में हुआ था, और इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। तो ये जो अधोमुखी जो निस्पंदन का जो सिद्धांत है भारत के औपनिवेशिक काल में किस क्षेत्र से संबंधित है, आपके एजुकेशन से संबंधित है, जैसे कोठारी आयोग हो गया आपका, और आपका मुदालियर आयोग जो माध्यमिक शिक्षा से आपके संबंधित है, यानी कि कोठारी आयोग हो गया। उसके बाद आपका मुदालियर आपका जो आयोग है, जब माध्यमिक शिक्षा से आपके संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा से संबंधित कौन सा आयोग बना, तो राधा कृष्ण आयोग जो था, राधा कृष्णन जो आयोग था वो क्या था, स्वतंत्रता के बाद बना था, और ऊपर के जो दो आयोग थे ये क्या थे, स्वतंत्रता से पहले के थे। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना, तो विश्वविद्यालय अधिनियम ठीक है 1904 को बना था, और इस समय जो भारत में जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो विश्वविद्यालय अधिनियम की अगर हम बात करेंगे तो 1904 में बना था। इस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन इस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे हमारे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। दोबारा से हम फिर से मिलेंगे, और तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ में, और हम चलते हैं, आप हम मिलेंगे पार्ट 3 के साथ में। नमस्कार।